तो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, देखो बाबू, जैसे हम क्या करते हैं, ये ले लिया हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो है दो पार्टिकल इमेजिन करना है, एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, पॉइंट मासेज है दोनों का दोनों, ठीक है। एक का मास क्या है जी m1 और एक का मास क्या है जी m2। इनका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 और 0, और जबकि इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे l, 0, 0। हम समझें कि यहाँ से यहाँ एक लाइट रॉड कनेक्टेड है। लाइट रॉड का मतलब मासलेस रॉड, इसको हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया है। तो मुझे ये बताओ कि एक्स एक्सिस पे जब हम रख दिए हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या ये मास है? बताना। नहीं है। क्या ये मास जेड एक्सिस के अलोंग है? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं ना है। तो ये तो क्लियरली अंडरस्टूड है हमारे को कि यहाँ पर वाई सी एम कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर जेड सी एम भी कितना आ जाएगा जी 0। अब खाली क्या निकालना बाकी रह गया? एक्स सी एम। एक्स सी एम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी? m1 x1 है ना, प्लस m2 x2 एग्जैक्टली बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, m1 का कोऑर्डिनेट कितना था जी 0, ठीक है। m2 का कोऑर्डिनेट कितना था जी l, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो बाबू देखिए आ गया आपके पास m2 इंटू एल, m1 प्लस m2, ठीक। एक क्वेश्चन हम ओरली कर लेते हैं। जैसा कि याद है हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर दो पॉइंट मासेज सेम हो तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहाँ लोकेट करता है? बीच में। अब यहाँ पे दोनों मासेज को सेम करो तो क्या मिलेगा? हाँ, दैट इज मास मास कट जाएगा। तो वही मैं बताना हाँ, वही बताना चाहते कि अगर मान लीजिए तो वही हम लोग पहले भी लॉजिकली चेक किए थे ना रफली, तो याद जाएगा ना, m इंटू एल, अब आई एम प्लस एम, दैट इज एम से एम क्या हो गया कैंसिल, दैट इज कितना आ गया l/2। याद आया है ना। इसको लिखने का नहीं है, बस ऐसे ही समझाने के लिए हम बता दिए थे, ठीक है ना। हाँ। अच्छा ये देखो, ये जरूर देखना होता है कि सेंटर ऑफ मास हम कहाँ से कैलकुलेट किए हैं। तो बताओ ये सेंटर ऑफ मास हम कहाँ से कैलकुलेट किए हैं? विथ रिस्पेक्ट, नहीं, पॉइंट पॉइंट किस पॉइंट से कैलकुलेट किए? विथ रिस्पेक्ट टू m1, ठीक है। तो देखो ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये मैंने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया तो है, बट कहाँ से किया है जी? विथ रिस्पेक्ट टू m। किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। जैसे एक सवाल देते हैं, यही सवाल पूछेगा कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू m2, विथ रिस्पेक्ट टू m2, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो अभी हमने जो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया, ठीक है, वो कहीं इधर है, यहाँ पर इमेजिन कर लो, ठीक है। तो इसी का डिस्टेंस हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है XCM, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आया है XCM फ्रॉम M1। तो बताओ यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? L माइनस XCM नहीं आ जाएगा? XCM आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको M2 से यही चीज चाहिए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं L माइनस एक्स
cm, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो हमारे पास है क्या एक cm का वैल्यू m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं जी m1 इंटू एल प्लस m2 इंटू एल माइनस m2 इंटू एल, कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से जी ये गया कैंसिल हो, हमारे पास आंसर आ गया m1 इंटू एल। यहाँ पर एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। चाहे हम यहाँ से देखें और चाहे हम यहाँ से देखें, क्या ये सेंटर ऑफ मास बदल गया? नहीं ना बदला। तो अगर हम रिफरेंस कोऑर्डिनेट अगर अपना चेंज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उससे सेंटर ऑफ मास बदल नहीं जाता है। भले दिखने में लग रहा होगा कि ये चीज अलग अलग है, नहीं लग रहा है अलग, बट क्या ये पॉइंट अलग है? यहां से भी ये पॉइंट वही है, यहां से भी वही पॉइंट अलग है, ठीक है, सेम ही है ये पॉइंट, ठीक है ना। देखने में लग रहा है कि डिस्टेंस अलग है, ऑब्वियसली बात, एक पॉइंट को अलग अलग जगह से देखें तो डिस्टेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा ना। बट क्या ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट बदल गया? नहीं बदला। हाँ, तो ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल भी देते हैं ना तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट में, with respect to different frame of reference, center of mass remain at same point। उसका पॉइंट नहीं चेंज करता जिस पॉइंट पे वो था, ठीक है ना। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो बाबू, फिर हम आगे का कहानी बताते हैं। देखो अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल किया उसी को करने का एक दूसरा तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी ओरिजिन किस पे पुट किया था, m1 पे, m2 पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। काम हम m2 पर भी कर सकते हैं। जैसे इमेजिन कर लेते हैं कि हमने क्या किया भाई, यहाँ पर m2 को रखा, तो अब m2 का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0 0 0। इधर हम x एक्सिस मान लिए, इधर y मान लिए, इधर z मान लीजिए। और अब जो है बाबू m1 का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? l, 0 0, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l है, ठीक। अब हम x cm नाप रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं जी? m2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? m2 का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो m2 इंटू कितना आ जाएगा? 0। m1 इंटू कितना आ जाएगा? l। अब y कितना आ गया? m1 प्लस m2। अब तुम मिला के देख लो क्या आंसर बदला है? m2 से जो हम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लिखे थे, क्या वो बदल गया? बदला क्या? नहीं ना। तो यही हम सिखाना चाह रहे थे कि अगर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल भी देते हैं तो उससे सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है उसमें कोई चेंजिंग आएगा क्या? नहीं आता है, ठीक है ना। चाहे हम m1 पे बैठ कर देखें, चाहे m2 पे बैठ के देखें, या ब्रह्मांड के किसी कोने से बैठ के देखें, ये जो है यहीं पे रहेगा, ठीक ना। हाँ, तो वही स्टेटमेंट कि विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ रहेगा? सेम, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है ना। अभी हम मोशन का बात नहीं किए हैं, ठीक है ना। अगर पार्टिकल्स चलने लगे तो फिर बात बदल भी सकता है, ठीक है। अभी पार्टिकल्स को हम चलवा नहीं रहे, तब तक का ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। नोट कर लो। अगर मान लीजिए 3 पार्टिकल है तो ये रहने के लिए किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हो सकता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं
इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे 3 मासेज को रख देते हैं। जैसे ये पॉइंट मास है M1, ठीक है। ये एक दूसरा पॉइंट मास है, मान लीजिए M2, और ये मान लीजिए एक तीसरा पॉइंट मास है क्या, M3। कोई दिक्कत? अब सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बताओ हम कहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम रख सकते हैं? एक्चुअली कहीं भी रख सकते हैं, ठीक ना, कहीं भी रख सकते हैं। तो चलो अगर हम M1 पे रख देते हैं, रख सकते हैं। तो हमने M1 पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो रख दिया है जी, ठीक। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा x एक्सिस बन गया, ये हमारा y एक्सिस बन गया, और ये क्या बन गया, z एक्सिस। अब बताओ कि M1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये साइड लेंथ दिया हुआ है ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 0। इसका क्या लिख सकते हैं, L, 0 0। और इसका चूंकि ये पॉइंट जरूर मिड में होता होगा, नहीं होता होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, L/2, ठीक है। क्या नहीं आ सकता है ना? अच्छा, यहाँ से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉप कर दें, कर सकते हैं हम। तो नॉर्मल अगर ड्रॉप कर लें तो ये आधा लेंथ कितना है, L/2, ये भी आधा लेंथ कितना है, L/2, ये लेंथ L है, ठीक है। तो क्या ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला? कैसे? तो इसके लिए हम तुम्हें साइड में एक ट्रायंगल बना के दिखा देते हैं, कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप, है ना। देखो, मान लो कि ये वाला लेंथ कितना है, L, ये वाला लेंथ कितना है, L/2। तो ये वाला लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कर देंगे √L² माइनस L/2 का स्क्वायर, दैट इज L²/4। तो 4 में से 1 जाए तो कितना होगा, 3। ये कितना आ गया, √3/2 L आ जाएगा। यानी कि ये जो दिखा ना डॉटेड वाला लाइन, इसका लेंथ कितना है, √3/2L, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3/2L। और z कोऑर्डिनेट सबका ही क्या है, 0, बिकॉज हमने XYZ प्लेन में रखा है। तो ये अंडरस्टूड है कि इस सिस्टम का ZCM नहीं आएगा, हाँ, इस सिस्टम का XCM आएगा और YCM आएगा। क्लियर? अब ये जरा सा तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको बनाओ तुम, ठीक है ना। इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। तो देखो, इसमें बस फार्मूला ही पुट करना है ना। ये मिटा दे रहा है, ठीक ना, ये लिख लो ना। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जी XCM। तो XCM क्या आ जाएगा जी, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और प्लस M3। ये हमारा XCM है, ठीक है। तो M1x1 देखो ना, 0 आ जाएगा, आ जाएगा। M2x2 आ जाएगा M2 इंटू L, और M3x3 तो आ जाएगा M3 और इंटू L/2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस में M3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही सोचो अगर हम बात करते YCM का, ठीक है ना। तो बाबू YCM इक्वल टू आ जाता है M1y1 0, M2y2 0, M3y3 खाली रहता, ठीक है ना। तो ये आ जाता M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3 डिवाइडेड बाई में M1 प्लस में M2 प्लस में M3। तो 1 और 2 का 0 0 हो गया, खाली बचा थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले का हो जाएगा M3 और इंटू √3/2
L डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2 प्लस m3। सो सिंपल, मिल गया आंसर। ठीक है, अब इसी में जैसे एक स्पेशल केस हो सकता है, कभी अगर ये दे दे कि m1 इक्वल टू क्या है, m2 इक्वल टू है m3, और सब किसके बराबर है, m के बराबर, ये हो सकता है। ठीक है ना, तब क्या आ जाएगा इसमें, जरा सोच के देखते हैं। ये आ जाएगा ml और ये आ जाएगा ml। ठीक है, मैं समय दूं, बनाओगी? ठीक है, मैं रुकता हूँ, फिर बनाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, देख लो। यहाँ पर हमें क्या करना है, मासेस को सेम कर देना, यही करना है ना बस। तो हम ये कर लेंगे m इंटू एल प्लस m इंटू एल बाई 2। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा क्या जी, m प्लस m, है ना। तो ऊपर देखो 1 प्लस हाफ 3/2 आ जाएगा, 3/2 L/2√3। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो इसमें यही था, 3m से 3m को क्या करना था, उड़ा देना था। तो ये आ गया था कितना, L/2, है ना। अब खाली इसका चेक करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये L/2 आ जाता यदि हम मासेस को क्या लेते हैं, सेम ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले में चेक करते हैं, अगर सारा मासेस सेम है तो आ जाएगा m इंटू √3/2L, और नीचे में कितना आ जाएगा, 3m, है ना। तो देखें कि m से m क्या होगा, कैंसिल, √3 से ये भी कैंसिल होगा ना। तो ये आ जाएगा L/2√3। ठीक है ना, क्योंकि √3 से ये कटेगा √3 टाइम्स में, तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट आया है ना, इस चीज को सेंट्रॉइड कहते हैं। इस चीज को उसी टाइप का तो कुछ है, वो मैथ वाले बच्चों को पढ़ना होता है। ठीक है ना, यहाँ हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या है, L/2, और कितना आया, L/2√3। तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। जी का मतलब क्या होता है जी, हाँ। तो ये सिर्फ तब होगा जब मासेस क्या रहे, एकदम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में रहे, है ना। चलो ठीक है, नोट कर लो। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं, जैसे ज्योमेट्री जब जीवन में पहली बार पढ़ी होगी ना, तो 3 चीज पढ़ी होगी। एक जैसे पॉइंट होता है ना, एक होता है लाइन, एक होता है एरिया, और एक होता है वॉल्यूम, है कि नहीं। जैसे सपोज करो एक वायर है, तो वायर में हम लोग क्या एरिया या वॉल्यूम का बात करते हैं, नहीं करते हैं, लेंथ का बात करते हैं। तो उसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, फिर मान लो अगर एक शीट है, शीट बोले तो जैसे तुम्हारा नोटबुक का एक पेज, उसमें हम वॉल्यूम का बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसका बात करेंगे, सरफेस एरिया का बात करेंगे, है ना। तो उसमें मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में। और अगर उसके अलावा कुछ और ले लें, जैसे सपोज एक कलम है या तुम्हारा नोटबुक पूरा का पूरा है, तो उसमें तो वॉल्यूम है ना, या पानी है या कुछ भी है, दरवाजा है या बोर्ड है, कुछ भी है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो मास 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, पहला टाइप क्या है बाबू, पहला टाइप है जी, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इसको हम क्या कहेंगे बाबू, लीनियर मास
डेंसिटी, ठीक है। इसका सिंबल होता है लैम्डा। सिंबल तो वैसे कुछ भी लिया जा सकता है, बट जनरली इसका सिंबल हम क्या यूज करते हैं, लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो सकता है, ये मास हो गया dm और ये क्या हो गया dx, ठीक है। इसका यूनिट तो समझदार हो, समझ ही जाओगे, क्या हो जाएगा kg पर मीटर हो जाएगा ना। हाँ, इसका यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर, ठीक है। अच्छा मुझको ये बताओ कि अगर हमको मास चाहिए होगा, तो मास चाहिए होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसका क्या करना पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। लैम्डा अगर वेरिएबल है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर लैम्डा कांस्टेंट रहेगा तो वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बताओ। अब मैं बताता हूँ, तुम्हारा बोर्ड और नीट के सिलेबस में ना लैम्डा मोस्टली कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इंजीनियरिंग वाला कुछ क्वेश्चन रहता है ना, उसमें लैम्डा वेरिएबल कर देता है, तो हम तुम्हें दोनों सिखा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यदि लैम्डा कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, ये डी एम इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, लैम्डा इंटू डी एक्स, इस तरीके से। शर्त ये रहेगा कि ये लैम्डा क्या रहेगा, हाँ तभी बाहर करेंगे, नहीं तो नहीं बाहर कर सकते हैं। अब कर दिए तब तो बहुत ही आसान हो गया। इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन डीएम जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, डेफिनेटली एम लिख सकते हो, है ना। और dx का लिमिट मान लो क्या है, 0 से l, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करना ही कब है, जब इस बात के लिए श्योर रहे हम कि हमारा लैम्डा क्या है, कांस्टेंट। इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये कब होगा, जब हम इस बात के लिए श्योर रहें कि लैम्डा हमारा क्या है, वेरिएबल, ये वाला इंटीग्रेशन वाला। हाँ, जब हमारा लैम्डा वेरिएबल रहेगा ना, तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ना कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वो एज इट इज रह जाएगा। अब वो इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना, फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो लैम्डा बराबर 4 है, तो 4 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। लेकिन अगर 4x लिख दिया तब क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना है, वेरिएबल रहेगा तो भाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्लियर। अब इस पर क्वेश्चन हम कराते हैं, पहले इसको जरा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो आगे, दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है ना, एरिया या सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। एरिया या फिर क्या बोल सकते हैं उसको हम, सरफेस मास डेंसिटी। तो ये चीज डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, है ना। ये चीज क्या हो जाएगा, मास, हाँ। जैसे डेंसिटी का मतलब हम लोग बोलते थे ना, बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम, ये ना पढ़ते आ रहे हैं। तो वही तो मैं सिखा रहा हूँ, वॉल्यूम की जगह पे लेंथ आता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ही है ना। ये डीएम का मतलब क्या है, मास, और डीएक्स का मतलब क्या है, लेंथ। तो मास बाय लेंथ, इसको हम लोग क्या बोले, लीनियर मास डेंसिटी। ऐसी मास बाय एरिया रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस मास डेंसिटी बोलेंगे, है ना। लो एक लाइन और लिख दे रहे हैं तुम्हारे समझ के लिए, लो इसको क्या कहेंगे, मास बाई, लो यहाँ भी लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास बाई लेंथ, ठीक है ना। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एम बाई डी एक्स, है ना। और डी एम बराबर लैम्डा डी एक्स। लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो देखो यहाँ से देखो लैम्डा बराबर एम बाई एल नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो, तो वही
चीज़ यहाँ भी लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम डिफाइन करते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ये देख पा रही हो क्या, इसको सिग्मा पढ़ेंगे और इसको ऐसे लिखते हैं मास बाई एरिया। तो एरिया का छोटा सा एलिमेंट क्या हो सकता है, डीए, ठीक है ना। अब सोचो कि हमको मास चाहिए तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली डीएम इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, सिग्मा इंटू डीए, और उसके बाद टोटल मास चाहिए तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ठीक। यदि ये सिग्मा वेरिएबल है, यदि ये सिग्मा क्या है, वेरिएबल, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन यदि यही सिग्मा कांस्टेंट रहता तब क्या हो जाता, डीएम का इंटीग्रेशन हम एम कर देते, सिग्मा को बाहर कर देते, ठीक है ना। सिग्मा को जैसे ही बाहर करते तो फिर क्या आ जाता, इंटीग्रल डीए, और इंटीग्रल डीए करते तो क्या आ जाता बताओ, सिग्मा इंटू ए आ जाता। और यहां से सिग्मा इक्वल टू क्या दिख सकता है, मास बाई एरिया, देखो वही फार्मूला आ जाएगा ना, मास बाई एरिया। लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है, जब इस बात के लिए श्योर हो जाओ कि ये जो हमारा सिग्मा लिया हुआ है ये कैसा सिग्मा है हमारे पास, कांस्टेंट सिग्मा है। लेकिन अगर ये वेरिएबल रहेगा तो भाई इंटीग्रेशन से बाहर नहीं करना, क्लियर, ठीक है। अब ऐसे सोचो, तीसरी चीज हम क्या बताएंगे, लाइन हो गया, एरिया हो गया, तब क्या बचता है, वॉल्यूम, हाँ। तो ये चीज हो जाएगा, इसको बोलेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। बचपन से यही पढ़ाया जाता था, ये दोनों नहीं पढ़ाया जाता था, जरूरत नहीं पड़ता था, इसलिए क्यों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यहाँ पर देखो ना छूट गया थोड़ा सा, इसको लिख देते हैं, यह है मास पर यूनिट एरिया है, हाँ। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी का मतलब आ जाएगा, तो देखो ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला कहानी है, इसको हम लोग एक सिंबल से लिखते हैं, इसको रो कहते हैं, जानती होगी रो, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं dm अपॉन dv, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ये, है ना। तो बाबू अगर क्या करना होता कि हमको मास ही कैलकुलेट करना होता ना, तो हम लोग क्या लिखते जी, dm इज इक्वल टू रो इंटू dv, और इस पर क्या लगा देते, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा अगर हम इस बात के लिए श्योर हैं कि ये रो क्या है, वेरिएबल। बट अगर यही रो कांस्टेंट रहता तो बस बहुत आसानी से हम लोग अपना रिजल्ट लिख सकते थे, रो को कर देते बाहर, और तब हमारा डीवी का इंटीग्रेशन चुपचाप क्या आ जाता, रो भी आ जाता। कहने का मतलब इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ से देखो रो इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे अगर देखो तो रो इक्वल टू आ सकता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक। यहाँ पर अगर देखो तो सिग्मा इक्वल टू आ सकता है मास बाय एरिया। यहाँ पर अगर देखो तो लैम्डा इज इक्वल टू आ सकता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। लेकिन इसका इस्तेमाल करना ही कब है, जब इस बात के लिए श्योर रहे कि हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और जब नहीं कांस्टेंट रहेगा तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना, समझी ना। हाँ, तो नोट कर लो, मास, ठीक है। तो देखो ये हमारा टॉपिक है
सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन वायर या थिन रॉड। ठीक है, तो देखा जाए, मान लेते हैं जी कि हमारे पास एक पतला सा वायर है, ये दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल लेके चलना है। ठीक है ना। अब क्या है कि इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सजा लेते हैं। ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने इसको रख दिया है एक्स एक्सिस पर। तो इस हिसाब से बताओ कि ये जो रॉड है इसका वाई एक्सिस में कुछ भी कंपोनेंट होगा क्या? एकदम नहीं। जेड में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हम समझें कि इसका जो एक एंड है ये है ओरिजिन पे, है क्या? ये वाई एक्सिस है, ये है हमारा जेड एक्सिस, और इधर एक्स एक्सिस तो ले ही लिए। ठीक है, तो यहाँ लॉजिकली दिख रहा है कि वाई सी एम और जेड सी एम दोनों ही कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है, अब ये जो रॉड है इसमें पूरे में लेके यहाँ से यहाँ तक मास भरा पड़ा है। ये लाइट रॉड नहीं है ना, मास वाला रॉड है। तो अब हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एलिमेंट ब्रेक करना पड़ेगा। सोचो, एक वायर को अगर हम कट करें तो हमें क्या मिलेगा? पॉइंट्स मिलेंगे क्या? छोटे छोटे पार्टिकल्स। देखो, इसको ऐसे ऐसे कट करो, कर सकती हो कट, बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे क्या? ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसको कट करना है। इतना सारा जो दिखाए थे इतना सारा कटिंग होगा, बट दिखाना एक ही है, बहुत ज़्यादा कटिंग दिखाना नहीं है। तो हम इमेजिन करते हैं कि हमने कहीं पर एक कट मारा, एक छोटा सा कट। ठीक है, इस कट को हम एक बाउंड्री से घेर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमने यहाँ पे कट किया है। ये देखो, दिख रहा है? तो इस कट के बारे में अगर बात करें तो ये एक छोटा सा पॉइंट होना चाहिए। ठीक है ना, जिसका कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हम लेट कर लेते हैं कुछ कि स्मॉल एक्स है, और ये जो छोटा सा पॉइंट है इसका लेंथ क्या है? dx है। बोलो, क्लियर है? इस पूरे रॉड का कुछ मास होगा। ठीक है ना, उस पूरे रॉड का जो मास है हम लेट कर लेते हैं कि क्या है? m, और पूरे रॉड का लेंथ जो है वो हम क्या लेट कर लेते हैं? l है। ठीक है, तो इसका लेंथ dx होगा तो इसका मास भी क्या होगा? dm हो जाएगा क्या? ठीक है, वन मोर थिंग हमको मेंशन करना चाहिए, हम कर देते हैं कि जो रॉड है ना ये यूनिफॉर्म है। ये रॉड कैसा है? यूनिफॉर्म रॉड का मतलब अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका मतलब है कि इसका मास डेंसिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। लैम्डा इसका क्या है बाबू? कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमको डीएम चाहिए। तो जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले ही तो मैं पढ़ाया था, डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? लैम्डा इंटू डी एक्स। देख लो, जस्ट अभी अभी पढ़ाए थे। ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई एल हो सकता है अगर लैम्डा कांस्टेंट हो। पढ़ाए थे ना अभी हम। तो क्योंकि हम कह दिए कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हमारा लैम्डा हो जाएगा कांस्टेंट। तो लैम्डा कांस्टेंट होगा तो लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम बाई एल। ठीक है, उस चीज को हम एकदम इंटीग्रेशन के लास्ट में पुट कर लेंगे। अब देखो, एक्स सी एम का फॉर्मूला पढ़ी ना हो बाबू? तो देखो, तो एक्स सी एम इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे? इंटीग्रल एक्स डी एम अब बाय इंटीग्रल डी एम, यही पढ़े थे ना हम लोग। ठीक है, तो अब जरा सा पुट पार्ट करो। देखो तो
डीएम को हम क्या लिख सकते हैं जी, और नीचे भी डीएम को क्या लिख सकते हैं, डीएक्स। अब सोचो कि लैम्डा तो हमारा कांस्टेंट न था जी, बताओ, तो लैम्डा को बाहर कर दें तो ऊपर क्या आ जाएगा जी, इंटीग्रल एक्स डीएक्स। नीचे से भी लैम्डा निकल गया, ये आ जाएगा जी खाली इंटीग्रल डीएक्स। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या जी, लैम्डा से लैम्डा कट गया। अब इसका लिमिट ध्यान से देखना, ये x का जो लिमिट है यहां से शुरू होके कहां तक जाएगा, इस एंड तक जाएगा, बताना। यानी कि x का लिमिट शुरुआत होगा 0 से और खत्म कहां पर होगा, l पर। ठीक है, तो ये लिमिट्स भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जी, 0 to l। अब बताया जाए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। और ये इंटीग्रेशन dx भी कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसका भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर l तक। ठीक है, अब हम लोग आंसर के बहुत ही करीब हैं। हमें ऐसे लॉजिकली पता है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में होता है ना। अब लिमिट पुट कर दोगी तो कितना आ जाएगा, l स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, क्योंकि 0 पुट करने पे तो कोई फायदा है नहीं, 0 ही आ जाएगा। और नीचे भी क्या आ जाएगा, l माइनस 0 दैट इज l। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखना जरा, एक से, तो देखो आ गया इसका सेंटर ऑफ मास l बाई 2। क्लियर है, चलो ठीक है, इसको छाप लो, फिर हम तुम्हें एक सवाल देते हैं बनाने के लिए इसके बाद। और देखो यहाँ पे ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन वायर है ना, और कैसा यूनिफॉर्म है। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अब मेरा लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए लैम्डा इक्वल टू एम बाई एल लिखना भी सही नहीं होगा। ठीक, अब लैम्डा क्या है, तो ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन बनता है कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कुछ भी हो सकता है, मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, जैसे दे दे लैम्डा इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स के साथ वेरी कर रहा है, या मान लो दे दे लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, मतलब एक्स के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, या ऐसा कुछ दे दे कि लैम्डा एक्स का पावर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, ऐसे कुछ भी पावर दे सकता है कि नहीं। या फिर दे सकता है -1 -2 -3 -4, इवन ऐसा भी पावर हो सकता है +12 या -12, कुछ भी दे दे। इसी चीज को हम कहें कि ये वैरी कर रहा है, बताओ। तो कुछ भी वेरिएबल दे सकता है, एनीथिंग। जैसे मान लो अगर ऐसा कोई दे दिया a + bx, तो बता इसका क्या मतलब है बाबू, कि अगर x बदलेगा तो लैम्डा भी क्या करेगा, चेंज करेगा ना, बोलो। तो यही क्वेश्चन है, चलो इसको क्वेश्चन मान लो। ठीक है ना, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि a एंड b जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये मेरा सवाल है कि हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है थिन वायर या रॉड का, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा को एम बाई एल नहीं लिख सकते हैं। तो अब लैम्डा को हमको लिखना क्या होगा, ऐसी डीएम इक्वल टू लैम्डा डीएक्स, है ना, बताइए, ये हो सकता है। और लैम्डा का फंक्शन दिया हुआ है a + bx, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरा लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, ये मेरा लैम्डा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हमको जो एक्स सी एम निकालना है, ध्यान से देखना, जो हमको एक्स सी एम निकालना है, इसमें बाबू ऊपर क्या था जी, इंटीग्रल एक्स डी एम था, यही था ना, और नीचे भी क्या था, इंटीग्रल डी एम, ये था। अब हमको 2 को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बाद आगे का काम हो पाएगा। तो देखो बताओ, x तो x है, dm को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो लैम्डा dx। ठीक, नीचे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लैम्डा dx। अब हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते हैं, क्यों,
क्योंकि मेरा लैम्डा खुद है क्या, वेरिएबल है, ठीक है, कोई बात नहीं। लैम्डा का वैल्यू अब यहाँ पे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स, और इंटू एक और x है, dx भी है, नीचे भी वैसे लिख दो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स, और क्या है, dx है, ठीक है ना। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और हम कर देते हैं जी, यहाँ a और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे देखो bx के साथ एक और x आ गया, तो bx स्क्वायर हो गया, और ये आ गया जी dx, ठीक है। नीचे कुछ करने का वैसा विशेष जरूरत नहीं है, तो हो गया a प्लस बी एक्स, और बाहर है dx, लिमिट वही रहेगा 0 to L, ठीक है ना। अब मैंने सारा प्रोसेस कर दिया फिजिक्स का, यहाँ पर अब सिर्फ प्योर मैथ बचता है, क्या ये कर सकती हो, ठीक है, ट्राई करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। देखो बाबू, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में खिसका लेते हैं हम, जगह मिल जाएगा हमको बनाने का। हाँ देखो, x है ना, तो x dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ना, ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर देखो b इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन लोग जानते हैं, ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ये ठीक है। लिमिट फ्रॉम 0 to L डिवाइडेड बाई, यहाँ पर खाली a है और इसमें खाली dx आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होता है, ये आ जाएगा a इंटू एक्स, फिर b वाले में है x इंटू डी एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखना, लिमिट जैसी हम पुट करेंगे तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, और 0 पुट करने पे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप, एक्सियम इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a इंटू एल स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू एल क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई a इंटू एल प्लस b इंटू एल स्क्वायर बाई 2। देखो अब ध्यान से देखो, एक l यहां से कॉमन ले सकते हैं बाहर, और यहां से भी कॉमन ले सकते हैं बाहर, ले सकते हैं, तो l यदि कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा ए एल बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। और जबकि नीचे में आ जाएगा a प्लस बी एल बाई 2, और एल के बाहर कर दिए, इस वाले एल को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और यही हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्लियर, नोट कर लिया जाए। तो ऐसा है कि एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके जस्ट पीछे वाले में हमने जो रॉड लिया था ना, वो कैसा रॉड लिया था, यूनिफॉर्म, तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच आया था L/2 पे। इसका वजह ये है कि पर सेंटीमीटर या पर मीटर में जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर 1 सेंटीमीटर में 1 ग्राम का मास है, तो हर 1 सेंटीमीटर में मास क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा ना, बोलो। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब है। तो अगर इधर भी मास बराबर है, इधर भी मास बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीचे में होगा ना। यही ना हम लोग सीखे थे कि अगर ये भी मास m है, ये भी मास m है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। या फिर यहाँ भी मास रख दो, यहाँ भी मास रख दो, तो हम बराबर बराबर डिस्टेंस पे, और ऐसी हर एक इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इक्वल मास रख दें, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीचे में होगा।
ऐसा होता है, ठीक। लेकिन अब हम लोग याद करो, ऐसा एक चीज हम लोग पहले भी पढ़े थे कि मान लो ये एक चींटी मास है और ये एक हाथी मास है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस तरफ हो जाता है, मतलब इधर ज्यादा मास है इधर कम मास है। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। देखो ये क्या कह रहा है कि लैम्डा इज ए प्लस बी एक्स, मतलब एक्स 0 कर दो तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक्स बराबर 1 कर दो तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। एक्स 2 कर दो तो ए प्लस 2 भी आ जाएगा। मतलब एक्स बढ़ रहा है तो लैम्डा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे जैसे जैसे जाएंगे ना ज्यादा मास होगा। इसको ऐसे समझाते हैं डायग्राम से, ऐसे समझो। देखो आप समझ पा रही हो, यहाँ पे मास क्या है, कम, इधर मास ज्यादा, इधर मास और ज्यादा। और जैसे जैसे हम जा रहे हैं राइट साइड तो देखो मास क्या होते जा रहा है, तो किधर होगा सेंटर ऑफ मास इसका, राइट हैंड साइड पे होगा, बीच में नहीं होगा, लेफ्ट में भी नहीं होगा। जब भी होगा तो कहाँ होगा, राइट हैंड। तो ये जो भी सेंटर ऑफ मास आया होगा ये मिडिल से कहाँ आया होगा, राइट हैंड साइड पे आया होगा, मिडिल में नहीं आया होगा, है कि नहीं। तो यहां से एक हमको कंसेप्ट मिला, क्या कंसेप्ट मिला कि अगर यूनिफॉर्म रॉड होता है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड होता है तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं मिलता है। बीच में मिलने का मतलब था ज्योमेट्रिक सेंटर, बीच में मिलने का क्या मतलब था, ज्योमेट्रिक सेंटर। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहता है ना और सिमेट्रिक रहता है तो सेंटर ऑफ मास जरूर बीच में मिलता है या ज्योमेट्रिक सेंटर पर। लेकिन अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहे, नॉन यूनिफॉर्म, तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं मिलेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। किस तरफ मिलेगा, जिस तरफ ज्यादा मास है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जरूर जो है ना राइट हैंड साइड पे है ना। सेंटर ऑफ मास इज एट क्या है, राइट, राइट फ्रॉम मिड, बीच में से थोड़ा सा राइट जाइएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूं कंसेप्ट कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन and for symmetric bodies, and for symmetric bodies is found at geometric center, है ना, is found at geometric center। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा या बॉडी जो है वो सिमेट्रिक नहीं रहा तब उसका जो है ना सेंटर ऑफ मास बीच में यानी ज्योमेट्रिक सेंटर पे नहीं मिलेगा। कहाँ मिल जाएगा, अलग मिल जाएगा, जैसे इसमें मिला है, कहाँ, राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना। ये कंसेप्ट नोट कर लिया जाए। तो देखो अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं बहुत सारे बॉडीज का सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ different bodies having uniform mass distribution and symmetrical शेप एंड साइज। जैसा कि अभी हम डिस्कस किए, तुम डायरेक्ट गेस कर सकती हो कि इन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे मिलेगा। सबके साथ यही होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो मान लो बाबू कि ये कोई एक रिंग है, ये क्या एक रिंग है। तो रिंग का मतलब क्या होता है, जो भी मास है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे है ना, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा,
वही ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ठीक है, तुम समझ सकते हो ये कोई एक डिस्क भी हो सकता था क्या? तो डिस्क यदि होता ये, तो डिस्क का मतलब तो एक प्लेट हो जाता ना, इसमें पूरे में मास रहता। ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है पार्ट इनर वाला, पूरे में मास रहता। तो डिस्क के केस में भी जो सेंटर ऑफ मास रहता वो कहाँ रहता? ज्योमेट्रिक सेंटर पे रहता, है कि नहीं? इवन अगर हम स्फीयर ले लें, क्या ले लें? स्फीयर, चाहे हम सॉलिड स्फीयर ले लें या फिर चाहे हम क्या ले लें, हॉलो स्फीयर ले लें, ठीक है ना? तो इन दोनों के भी केस में जो सेंटर ऑफ मास रहेगा जी, वो कहाँ पे रहेगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा। क्लियर? ठीक है, और हम यूनिफॉर्म बॉडीज का शेप लेके दिखाते हैं। मान लीजिए ये कोई स्क्वायर होता, ठीक है? तो स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स का जो कटिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, वही क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो हर बार देखते जाओ ज्योमेट्रिकल सेंटर ही क्या बनते जा रहा है, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि हम कंसेप्ट दे ही दिए कि एक तो बॉडी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना, और दूसरा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाँ, तो रेक्टेंगल के केस में भी क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही क्या रह जाएगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना? चाहे वो प्लेट रहे और चाहे वो रिंग ही रहे। मान लीजिए स्क्वायर का रिंग है, तब भी ज्योमेट्रिक सेंटर, और पूरा प्लेट रहेगा तब भी। इसके केस में भी अगर मास खाली बाउंड्री पे है तब भी, अब पूरे में मास रहेगा तब भी यही होगा, ठीक है ना? अब अगर हम क्या करते, कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है? ये कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है ना? ये ट्रायंगुलर प्लेट भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। रिंग मतलब अगर खाली चारों तरफ ही मास रहे, बीच में ना भी रहे, तब भी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, जो बताया था ना, सेंट्रॉइड पे। जी बोले तो सेंट्रॉइड पे ही होगा, ठीक है? और क्या शेप लेना है, 3D? ओ स्फीयर था मेरे पास, नहीं इसको मिटा देते हैं। मेरे को लगा मेरे पास स्फीयर नहीं है शायद, देखो स्फीयर अगर रहता तो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही आ जाता, क्या, सेंटर ऑफ मास, है ना? सिलेंडर भी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्या ले लें, सिलेंडर, तो भी क्या होगा, जो इसका बिल्कुल ही बीच का एक पॉइंट नहीं होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर, जहां से इसका एक्सिस पास करता होगा, चाहे ये सिलेंडर क्या रहे, सॉलिड रहे या हॉलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास वही होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे, ठीक है? क्यूब ले लें, अगर क्यूब या क्यूबॉइड ले लें, तब भी इसके भी केस में, ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा वही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है? तो सबके केस में वही है, ठीक है? कोन, कोन के केस में क्या है, थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा, तो पहले इतना नोट करो, फिर मैं बताता हूँ कि कोन के शेप में क्या हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था कोन के लिए, है ना? कोन अगर दो टाइप का हम ले लें, सॉलिड और हॉलो, हाँ, तो अगर ये इसका एक्सिस दिखाता हूं, मान लो ये इसका एक्सिस है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, तुम सीधा बना लेना, ठीक है ना? एक्चुअली पास से पता नहीं चलता है, दूर जाकर देखते हैं तब पता चलता है। खैर तुम सीधा बना लेना, ठीक है ना? हाँ, तो देखो बात कर रहे थे जैसे कि अगर इसका बेस है ना,
ठीक है। तो बेस से एक्सिस की तरफ अगर हम चलें तो h/4 हाइट पे मिलेगा सेंटर ऑफ मास, अगर ये रहे सॉलिड कोन, ठीक है। और ये हाँ हाँ हाँ, कैसे पता, कहाँ पढ़ ली? अरे गजब, आईसीएसई में पढ़ी थी क्या? ओके, तो ये वाला होता है बाबू कहाँ पर, h/3 पर, ठीक है ना। तो ये हो गया कोन का बात, ठीक है। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे देखो तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हेमी सिलेंडर, ठीक है ना। तो अगर ये, सॉरी, स्फेयर, हेमीस्फेयर है ना। तो हेमीस्फेयर के केस में ये जो सिमेट्रिक एक्सिस है ना, तो इस पर कहीं एक पॉइंट मिलेगा जिसका हाइट रहेगा r/2। तो ये किसके लिए होगा, ये रहेगा हॉलो स्फेयर के लिए रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही सॉलिड रहता ना तो उसका कहानी फिर अलग हो जाता, ठीक है। सॉलिड वाला अगर रहता तो उसके केस में ये हो जाता है 3r/8। ये कितना आ जाएगा, 3r/8, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा, अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग रहे, क्या रहे, हाँ, तो सेमी सर्कुलर रिंग अगर रहता है ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वही सिमेट्रिकल एक्सिस पे होगा। ये होता है 2r/π पे, 2r/π। ये है सेमी सर्कुलर रिंग। डिस्क भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। मान लो कि अगर ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क हो, तो इसके केस में भी सिमेट्रिकल एक्सिस लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और इसी पे एक हाइट होगा फ्रॉम द सेंटर, ये हाइट होता है 4r/3π। ये भी पढ़ी हो क्या? हाँ, तो यहाँ पर इसका होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स है ना, सामने जो लिखा है, ये सब डिराइव करने वाला रिजल्ट है, सबको डिराइव कर करके निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाला जो बताए थे उसको डिराइव करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना। वो अंडरस्टूड है कि वो होता ही है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लिया जाए, ये सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ, एग्जैक्टली लिख लो क्योंकि फिर शायद मीटिंग एंड हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ध्यान रखना यहाँ पर हम मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म लिए हैं, ठीक है ना। हाँ, हमने यहाँ पे क्या लिया है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि जो भी मेरा लैम्डा होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, ये मेरा लैम्डा जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। रिंग का मतलब क्या होता है, वायर ही होता है ना, और थोड़ा कुछ होता है। तो वायर यानी कि लेंथ हो गया, और क्या ही हो सकता है कि नहीं। तो चलो देखो, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं हम लोग, और इधर हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसे देखना, इधर घूमते हैं, इधर घूमेंगे अगर हम लोग तो कोई एक थीटा एंगल पकड़ते हैं हम लोग,
देखो पकड़ लिए। थीटा एंगल पर हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट देखेंगे। देखो ये छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है येलो कलर का, तो इसका जो छोटा सा एलिमेंट का लेंथ होगा, क्या वो r इंटू डी थीटा हो सकता है? इसका एंगल है डी थीटा और रेडियस हमने r ले रखा है। बताओ, क्योंकि हमने पढ़ा है ना एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना आ जाएगा, आर डी थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये वही dx है, dx मतलब इस आर्क का लेंथ है, ठीक ना। और इसका मास क्या होगा, dm होगा, इसका मास क्या हो जाएगा, dm। dm इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, वही लैम्डा dx हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखो बाई सिमेट्री, इसके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे बराबर बराबर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक्स सी एम कितना आ जाएगा 0 और जेड सी एम भी कितना आ जाएगा 0। तो सिर्फ क्या निकालना बाकी रहेगा, वाई सी एम, है ना। बोलो बाबू। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से अगर इसको ऐसे हम मिला देते हैं, तो अगर ये r है तो ये वर्टिकल वाला जो लेंथ है, क्या ये r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल वाला जो लेंथ है इसको हम लोग लिख देंगे r cos थीटा। ये r cos थीटा जो है, क्या ये y कोऑर्डिनेट है इस एलिमेंट का, डेफिनेटली r, है ना। अब देखो हम लोग फार्मूला लगाते हैं अपना वाई सी एम वाला। तो वाई सी एम इक्वल टू हम क्या पढ़ाए थे, इंटीग्रल वाई डी एम, अब वाई इंटीग्रल डी एम, है ना। बस अब काम हो जाएगा। तो y के जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, r cos थीटा, और dm के जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, लैम्डा dx, ठीक है। और नीचे भी क्या लिखना होगा, लैम्डा इंटू dx, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली लैम्डा इस बार कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है जी, r और लैम्डा बाहर आ जाएगा, ऊपर आ गया क्या cos थीटा, cos थीटा इंटू dx। देखो तो dx को हम लोग क्या लिखे हैं, r डी थीटा, तो लिख देते हैं r इंटू डी थीटा। हाँ एक्चुअली बड़ा इंटीग्रेशन लिखा था, छोटा सा लिखना था, ये आ जाता cos थीटा इंटू आर डी थीटा, और नीचे भी वही लिखना पड़ेगा dx को r इंटू डी थीटा। बिल्कुल निकालेंगे, निकाल लें क्या, इसी उड़ा देते हैं, ठीक है, उड़ा दें। तो r से r कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा भी कट जाएगा, ठीक है। ये r हो गया। अब ऊपर बच गया cos थीटा का इंटीग्रेशन, और नीचे बच गया डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब तो बहुत आसान हो चुका है। देखो cos का इंटीग्रेशन याद है क्या तुम्हें, साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और साइन का होता है माइनस कॉस। अब लिमिट की बारी है, तो सोचो ये अगर पीछे चले जाए हम इस तरफ, ठीक है ना, यहाँ से ध्यान देना पीछे, तो एंगल कितना तक चला जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से इधर, इधर से इधर भी चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको लिमिट को लेना है -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक, ठीक है। और नीचे जो है इसमें भी वही लिमिट आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा थीटा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं वही -π/2 से लेकर के कितना +π/2
2 तक, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितना, r इंटू साइन पाई बाई 2, अब माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई 2, एक्चुअली ऊपर 2 आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री, अब माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे भी वैसे ही आ जाएगा पाई बाई 2, अब माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो सोचो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और ये साइन 90 है ना, इसका माइनस साइन बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, तो ये रिजल्ट आ चुका है हमारे पास 2r/पाई। देखो यही हम तब लिख के बताए थे, ठीक है ना, तो यही है इसका रिजल्ट, ठीक है ना। इसको नोट कर लो और आज का कथा समाप्त हो जाएगा।